When you take examples of, say, Jack Ma of Alibaba, you take Mark Zuckerberg of Facebook, were they destined to be such great leaders? Were they born to be? Because none of them are that great educated. डेस्टिनी से ज्यादा इन लोगों ने अपने टैलेंट को पहचाना। बहुत मेहनत करते हैं किस चीज़ के लिए, लेकिन एट द टाइम जब बात आती है किसी चीज़ को हासिल करने की, तो कोई और इंसान आके वो चीज़ उसके सामने से ले जाता है। मैं उस हार को हार नहीं मानता। मैं मानता हूँ इसके पीछे इसके आने वाला समय और अच्छा होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी आप दिवाली की छुट्टियों में दिवाली मनाकर आए होंगे। कुछ छुट्टियां कैसी रही आपकी? तो इस अपने भारतीय कैलेंडर के हिसाब से हमारा ये नव वर्ष शुरू हुआ दिवाली के अगले दिन से। एक तरफ से जो लोग मानते हैं इस बात को, तो वो समझते हैं कि भगवान राम को उनका आमना हुआ उस दिन, इसलिए दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया। लेकिन वैसे भी एक नव वर्ष की शुरुआत हुई, इसलिए नए वर्ष को भी बुलाना दीपावली का एक दूसरा अंग और दूसरा महत्व है। तो ये सब जब हो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना हम बात करें दीपावली के बाद के पहले शो में, क्या डेस्टिनी कुछ रोल प्ले करती है हमारे उसमें सक्सेस में? इस डेस्टिनी एज ए कॉन्सेप्ट क्या है? भाग्य क्या है? तकदीर क्या है? अपनी बात करते करते हम बहुत बार सोचते हैं कुछ फेलियर हुआ, कुछ नुकसान हुआ, तो बोले यार तकदीर ही खराब थी। वो तकदीर क्या है? या आप कहते हैं कि यार ये चीज मिलना मेरे भाग्य में नहीं था। वो भाग्य क्या है? Does this तकदीर, भाग्य play any role in your success or in your failure? उस सब्जेक्ट पे आज हम चर्चा करने को एकत्रित हुए हैं। आप सब जो घरों में इस देश में ये शो देख रहे हैं मेरा, उन सबको भी दीपावली और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ख्याल है कि आप भी ज़रूर इस बात को जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में भाग्य का क्या रोल है। मैं तो थोड़ी देर बात करूंगा आपसे, लेकिन आज हम, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आप सबसे वादा किया था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को उस शो पर लाऊंगा जिस इंसान ने केवल 100 रुपये से अपनी लाइफ शुरू की और आज उनके पास 1,65,000 करोड़ रुपए के एसेट उनके पास हैं। और जब आप उनसे मिलेंगे तो जितनी उम्र का मैं आपको लगता हूं, उससे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इतना उत्साह उनमें, इतना जोश उनमें है। तो आप आज मिलेंगे थोड़ी देर बाद मेरे साथ श्री जेपी गौड़ को। जेपी ग्रुप के मालिक हैं, चेयरमैन हैं। उनसे भी आप सवाल पूछिएगा कि उनका क्या इस बारे में कहना है। इससे पहले कि हम चर्चा करें, आपका क्या मानना है कि जिंदगी में तकदीर का कितना हिस्सा है, क्या भाग है? बेसिकली जो भी हमारा तकदीर है वो कुछ भी नहीं है। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे साथ लक चलेगा, अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो लक भी नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड अपनी जितनी भी कहते हैं ना, श्रद्धा से जितनी भी हम अपनी पोटेंशियल जितनी भी हम सारी लगा दें, अपना 100% देंगे, तब लक भी साथ ही देगा। वेरी गुड। और कोई इसके अलावा उनका विचार? कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरा डिटर्मिनेशन होता है, और हमारा काम नहीं बन पाता है, और फिर हम अपने डेस्टिनी को ही दोष देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेहनत करें ना करें वो बात की बात है, साथ में डेस्टिनी भी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, 100% एफर्ट देते हैं, फिर भी उनका काम नहीं हो पाता है। और कोई विचार आपके
इन दो विचारों से अलग? अच्छा बताइए। सर मेरा मानना ऐसा है कि हार्डवर्क अपनी जगह है, डेस्टिनी अपनी जगह है, बट जो डेस्टिनी होती दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू अस। सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपके भाग्य अच्छा है तो आपको अपॉर्चुनिटी का मेल करा दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। यस सर। इतना ही रोल उसमें है, And उससे then- आगे आपका काम है। देन द हार्ड वर्क बिगिंस। That's very good variation. Wonderful. Any other view? मुझे लगता है डेस्टिनी पूरी तरह से सुपरस्टिशन है। हमें बिल्कुल भी डेस्टिनी में पढ़ना नहीं चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज हमारे सामने सुभाष चंद्र द ग्रेट नहीं होते। दिस स्टालवर्ट ऑफ मीडिया। Thank you. Thank you. Thank you. Yes, भाई, वहाँ एक young man had raised his hand. सर मेरा मानना है कि डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? हार्डवर्क हर कोई करता है, सब अपना 100% एफर्ट देते हैं, लेकिन अगर उस जिस काम के लिए हम हार्डवर्क कर रहे हैं उसमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमारे हार्डवर्क को जज करने के लिए हमारी डेस्टिनी होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा एक किसान का। किसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है फसल लगाने के लिए, अगर बारिश ही नहीं होगी तो उसका हार्डवर्क तो बेकार हुआ। तो ये यहाँ पे रोल आ जाता है डेस्टिनी का। इस बात को अगर मैं कहूँ कि ठीक नहीं है जो आपने उदाहरण दिया, मॉनसून अच्छा होना या ना होना, ये कोई डेस्टिनी उस किसान की डेस्टिनी से नहीं जुड़ा हुआ, ये विश्वास है हमारा, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि और जो अगर दूसरे रूप में ले लें तो ऐसे भी विश्व में जगह हैं, प्रदेश हैं, देश हैं जहाँ पर जो कृषि का क्षेत्र जो है वो मॉनसून के ऊपर या नेचर के ऊपर निर्भर ही नहीं करता। जब उनको जितना पानी, जितनी सिंचाई जिस समय चाहिए वो उनको मिल जाती है। और कहीं यदि पानी ज़्यादा बरसता है तो वहाँ बल्कि वो ग्रीन हाउसेज बना के उसको रोकते हैं। अब क्या कहेंगे ये बात सुनने के बाद? हाँ, चलिए पीछे एक हाथ उठा था। सर डेस्टिनी का मतलब होता है टाइमिंग। फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले आईटी सेक्टर में बूम थी, तो उस साल जो आईटी इंजीनियर्स पास आउट हुए उन्हें जॉब मिल गई, फिर आईटी सेक्टर डाउन हो गया और अभी ई कॉमर्स की वजह से आईटी सेक्टर एकदम अप हो गया है। तो जो आईटी इंजीनियर सब पास आउट होंगे उन्हें जॉब मिल जाएगा। तो एक स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ सकता है, टॉप कर सकता है, लेकिन वो पूरे आईटी सेक्टर को तो चेंज नहीं कर सकता ना। तो डेस्टिनी मतलब टाइमिंग। सो एंड इट प्लेज अ बिग रोल। That's very good. I must compliment you. According to him, right time and right timing is probably known as destiny. Yes. Sir, I belong from education management background, and I must congratulate Z and JP Group is also here for their phenomenal work in education. My question is on the same lines. When you take examples of, say, Jack Ma of Alibaba, you take Mark Zuckerberg of Facebook, or you take Bill Gates of Microsoft, you see these people, all of them have dropped out from their education at some point of time, and they have been phenomenal leaders in whatever they're pursuing right now. My question is, were they destined to be such great leaders? Were they born to be? Because none of them are that great educated. मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि डेस्टिनी से ज़्यादा इन लोगों ने अपने टैलेंट को पहचाना। मुझे याद है मेरा क्लास फेलो एक था, वो स्कूल में बिल्कुल भी उसका पढ़ने को मन नहीं करता था, वो नकल करता था, मेरी भी नकल करता था, एक आगे पीछे वालों को भी नकल करता था। लेकिन उस आदमी ने, मैंने देखा है उस आदमी को कि एक दिन में कम से कम 4 फिक्शन नावल 300 पन्नों के वो पढ़ लेता था, उसको उसी में आनंद आता था। और इवेंचुअली वो क्या बना, 10वीं क्लास तो पास की उसने, चाहे नकल मार के की, लेकिन वो फिर बम्बई में जाके स्क्रिप्ट राइटर बना। उसका वो टैलेंट था उसके अंदर। तो टैलेंट को पहचानना और उसके मुताबिक काम किया जिन्होंने, वो लोग कहीं के कहीं पहुंच गए। अब उनकी डेस्टिनी थी या नहीं थी, ये तो क्वेश्चन आज हम उसका आंसर ढूंढने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं।
एक गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने क्या कहा डेस्टिनी के बारे में और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में। उन्होंने कहा, नो वन सेव्स अस बट आवरसेल्व्स। देन ही सेज फर्दर, नो वन कैन एंड नो वन मे। आज भी कोई नहीं कर सकता एंड नो वन मे, आगे भी आने वाले समय में नहीं कर पाएगा। We ourselves must walk the path. यानी we must, हमको अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। जब आप चाहे बिल गेट्स के बराबर बनना चाहते हो, चाहे जेपी गौड़ साहब के बराबर बनना चाहते हो, या किसी और की तरह बनना चाहते हो, जब आपने वो तय कर लिया कि मुझे ये बनना है, उसके लिए आपको खुद वॉक करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। Okay, welcome back again. In today's show, we are discussing the concept of destiny. और इस बात का जवाब देने के लिए या इस बात के बारे में ज़रा और जानकारी डालने के लिए मेरे ख्याल से माननीय जेपी गौड़ से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए हमने उनको आपके बीच में बुलाया है। मैं प्रार्थना करूंगा गौड़ साहब से कि प्लीज़ कृपया यहाँ आए। गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके शो में अपने दर्शकों से कहूँगा कि बड़े भाग्यशाली हैं आप, हमारे बीच में आज गौड़ साहब हैं। अपने जीवन का, अपने पूरे जीवन में जो उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, उन सब का निचोड़ आज आपके सामने रखेंगे। आप सबको और यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले हम उनकी थोड़ी बात सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आपके जो प्रश्न होंगे या जो लोग हमारे को बाहर अपने घरों में देख रहे हैं वो भी गौड़ साहब से प्रश्न पूछ सकते हैं। गौड़ साहब बताइए। मैं प्रिय सुभाष जी का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ आप सबके सामने बुलाया। ये सच है कि ईश्वर ने मुझे बहुत समय दिया है इस दुनिया को देखने के लिए। मेरा जन्म 2 जनवरी 1931 में हुआ था। आज मैं 84 साल का हूँ। और 1950 में मैंने रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया करके, और मैं 100 रुपये लेके झांसी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए गया था। मेरा मकसद था कि किस तरीके से, क्योंकि आज़ादी से किस समय था, 3 साल 4 साल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू भी नहीं हुआ था। देश की हालत, बसेस जो हैं वो कोयले से चलती थी और 6 माइल्स पर आवर का उसका एवरेज था, उसमें बैठा हूँ मैं। ज़्यादातर आदमी पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, बैल तांगे से चलते थे, घोड़े तांगे से चलते थे, साइकिल से चलते थे। कार तो मेरा ख्याल है हर शहर में 2 या 3 या 4 हुआ करती थी। उस समय का मैं हूँ। ये डेस्टिनी, भगवान, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि हमेशा से मतभेद होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी, मैं मानता हूँ कि मेजॉरिटी डेस्टिनी को मानती है। उसके मैं कई उदाहरण देना चाहूँगा। पर्सनली अपने 3 देना चाहूँगा और 2 मैं देना चाहूँगा। एक चार्ल्स डिगाल फ्रांस के राष्ट्रपति हुए थे। जब फ्रांस जर्मनी ने ले लिया था और रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन इंग्लैंड में मीटिंग कर रहे थे, तो चार्ल्स वहाँ से उठे नहीं। तो उन्होंने कहा, भाई फ्रांस का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। बोले, आई एम फ्रांस। वेरी गुड, आई एम फ्रांस। इतना ज़बरदस्त आदमी थे। और उसके बाद वो फ्रांस ले वापस आ गया, वो अपने गांव चले गए। तो उन दिनों, इफ़ यू रिकॉल, और हमारे शिवाजी जानते होंगे कि 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा कोई गवर्नमेंट चलती नहीं थी।
चलती ही नहीं थी। तो फिर वो वापस उनके गांव में गए चार्ल्स के, आप इस कंट्री को चलाइए। उन्होंने कहा मेरी 2 शर्त है, एक तो आप अल्जीरिया को फ्री कर दीजिए, तो अल्जीरिया जो उस वक्त तब फ्रांस के उसमें था, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, इलेक्शन हुए, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात डेमोक्रेसी की ये थी कि जब भी कोई बड़ा मसला आता था देश का, तो उसके लिए वो रेफरेंडम कराते थे। जैसे आपके यहाँ न्यूक्लियर का हुआ, तो उस समय मेरे हिसाब से रेफरेंडम होना चाहिए था पूरे देश का कि न्यूक्लियर होना है कि नहीं होना है पीसफुल के लिए। तो रेफरेंडम कराते थे और जीतते थे तो रहते थे। 3rd टाइम में प्रेसिडेंट भी बने, फिर उन्होंने एक चीज़ पे रेफरेंडम कराया, वो पराजित हुए और रिज़ाइन करके चले गए। ये उनकी है। लेकिन मेन जो मैं उनकी बात कहना चाहता हूँ कि उनकी एक जगह वो एक सोल्जर को वो कर रहे थे डेकोरेट मेडल के लिए, जहाँ उनका स्टेज बना हुआ था। तो जनरली एक प्रोटोकॉल होता है कि आप पहनाएंगे मेडल को, बस, और कुछ नहीं होता। तो किसी आदमी ने उनकी जान लेने के लिए कहीं 4थी मंजिल से बैठा हुआ था वो, उन्हें एंगल लगा दिया कि कहाँ मारना है। और जब उन्होंने मेडल पहनाया, उसके बाद उनको जहाँ रहना था वहीं गोली आई, लेकिन पता नहीं क्या था, उसको आप लोग सब बताइए। उसने उस सोल्जर का माथा चूमा और गोली यहाँ से निकल गई, चार्ल्स बच गए। चार्ल्स बच गए। अब इसको आप सोचिए क्या है, प्रोटोकॉल में नहीं था। सोल्जर का माथा चूमना प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में नहीं था, वो हुआ। दूसरे, ब्रिटेन में चर्चिल का जो युग आया, तो चर्चिल जीतते रहे, इतना जीते, एक दफ़े हारे। जैसे ही जब इंग्लैंड जीता तो हारे, लेकिन उसके बाद वो आए तो वो बने। फिर उनके जो 20 साल के सलाहकार थे एंथोनी ईडन, प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन वो सुएज कैनाल पर कुछ ऐसा हुआ, बेचारे उनको हटना पड़ा। फिर मैकमिलन बने, और मैकमिलन बहुत साल रहे। तब तक हमेशा जैसे होता है इनकम्बेंसी कि जब एक ही पार्टी का राज्य होता है तो ऑटोमेटिक आदमी नाराज़ होता है। तो लेबर पार्टी आ रही थी मेजोरिटी में, और गैट्सकेल उसके प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, और सडनली उनकी डेथ हो जाती है। तो सेकंड इन कमांड, जैसा अभी आपने कहा था कि एक को नौकरी वहाँ मिल गई और एक को नौकरी, तो वो जिस आदमी का कहीं नाम नहीं था, ही वॉज मेड प्राइम मिनिस्टर। अब इसको हम क्या कहेंगे? बराबर मैं सुनता रहा गैट्सकेल 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 गैट्सकेल, लेकिन वो नहीं बने, उनकी डेथ हो गई 2 महीने पहले। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ है। जब मैं नौकरी करने निकला झांसी में, तो 175 रुपये मेरी सैलरी थी, और 3 रुपये साइकिल अलाउंस था मेरा। और जनरली इरिगेशन में जो काम होता है वो केनाल्स की सिल्ट निकालने का होता है, और सफाई, ये गेस्ट हाउस, मतलब रूटीन वर्क। लेकिन साथ में उस डिवीज़न को, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आना था, तो एक माताडीरा डैम का सर्वे करने में मुझे भी भेज दिया गया। इस चीज़ को ध्यान से सोचिए। मुझे कोई पता नहीं था कि क्या होने वाला है। वो सर्वे हुआ, जब सर्वे ख़त्म कर दिया तो 4-5 महीने के बाद एक्सपर्ट्स आए और कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आए और जगह, और कि मुझे अलाइनमेंट लगाने के लिए कहा गया आप झंडी लगाइए। मैं झंडियाँ लगाई, जगह जगह मैंने पानी के घड़े रखवा दिए। बेतवा नदी पर झांसी में 45 डिग्री का टेम्परेचर था मुंबई में। वहाँ कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने मुझे देखा, औरों ने भी, चीफ इंजीनियर ने भी देखा, अमेरिकन एक्सपर्ट ने भी देखा, और उसके बाद वो अलाइनमेंट पास हो गया। और जो वहाँ और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठे हुए थे, उनके अंडर में वो माताडीरा का काम उनको मिल गया। और इसी बीच में पता नहीं क्या हुआ कि मेरी पोस्टिंग इस डिवीज़न से उस डिवीज़न में हो गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सामने ओवरसीयर का होना एक बहुत मामूली चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जाने। तो मैं जब उनके डिवीज़न में बाहर उनके गेस्ट हाउस के सामने, ये नहीं पता था कि वो हैं, मैं टहल रहा था, मुझे सफाई का शौक़ है, तो मैंने कहा चलो वहीं टहलते हैं। तो वो वहाँ बरामदे में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कुछ पहचानी चीज़ है, उन्होंने कहा इधर आओ, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो आप ही की डिवीज़न में मेरा पोस्टिंग हो गई है बंदी से।
अरे भाई हम तो माता टीला हमारे पास आ गया, हमको एक आदमी चाहिए, हमारी गाड़ी में बैठो, चलो माता टीला छोड़ के आते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? और माता टीला जाना मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उस समय वो 8 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो आज 2000 करोड़ का होगा, और 40,000 आदमियों ने मैंने वर्क करते देखा, और लकीली 40% वर्क मुझे मिला कार्य करने का। जब मैं डैम पर चल रहा था तो मैंने कहा कि अगर हम डिपार्टमेंट के थ्रू बना सकते हैं, क्या हम नहीं अपने आप नहीं बना सकते? मैंने अपने लिए सोचा। 5 फुट 4 इंच, 54 किलो, 27 साल की उम्र, 10,000 रुपये मेरे नहीं थे, मिसेस गौड़ के थे, क्योंकि वो अपने घर की अकेली बेटी थी, रेंजर की बेटी थी, उनकी फिक्स डिपॉजिट थी। तो हमने 5,000 मेरे पास भी थे, तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। सब मना करते थे कि सोने की थाली है, इसको क्यों छोड़ रहे हो, कभी ऐसा नहीं होता है। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा नहीं, मुझे काम करना चाहता हूँ। तो पिताजी को मैंने अपने 5,000 रुपये दिए कि आप 2 साल के लिए 250 रुपये महीने के हिसाब से आप रखिए, अगर मैं नहीं सक्सेसफुल हुआ तो मैं फिर कहीं ना कहीं नौकरी कर लूँगा। तो वो मान गया। और 10,000 की पार्टनरशिप सबसे पहले मैंने आपके मध्य प्रदेश से शुरू की, यूपी से नहीं। मैंने कहा बाहर से शुरू करते हैं, वरना तो ये बदनामी हो जाएगी कि यहीं कहीं कोई सेटिंग कर ली है। तो मैं बाहर गया, वहाँ से काम किया मध्य प्रदेश। तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली माता टीला की, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। और उससे क्या हुआ कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में मेरा रुझान हो गया, और सरदार सरोवर डैम बनाया, जिसमें गुजरात में 10% की ग्रोथ हो रही है। मुझे एक बहुत बड़ा शौक़ है, बहुतों को सिगरेट का शौक़ होगा, किसी को किसी चीज़ का शौक़ होगा, मुझे अपने सामने अपने जो मेरे कंसर्न साथी लोग हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल होने चाहिए, जो अपनी बात को सही रख सकें, और फिर डेमोक्रेसी में हम ये तय कर सकें डिसीजन कौन सा बेटर है। मेरा डिसीजन बेटर है, आपका डिसीजन बेटर है, और उस डिसीजन को लेके हम आज तक चल रहे हैं। हमें कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, न सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लाइफ में जब तक कंपैशन नहीं होगा, इंटीग्रिटी नहीं होगी, जब तक जोश नहीं होगा, तब तक आदमी पॉजिटिव वाइब्स जब तक नहीं होंगी, तब तो वो आगे बढ़ नहीं सकता। ये बहुत ज़रूरी है। आप कितनी ही परेशानी हो, उस परेशानी में आप एक वर्ड यूज कर लीजिए, याद कर लीजिए, इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास, इवन दिस विल पास अवे, हमेशा याद करिए। तो मेरे एक बड़ी चीज़ है इवन दिस विल पास अवे, और दूसरा है मेरा गायत्री मंत्र। मैं जब बहुत सुख होता है तो परेशान रहता हूँ, और जब बहुत दुख होता है तो परेशान होता हूँ। सद रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। ज़्यादा खुशी भी अच्छी नहीं, ज़्यादा रंज भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये तो छाया है, कभी सुख कभी दुख, जैसे सुबह सूरज शाम को चंद्रमा, ये बदलता रहता है। आपको अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए। केसी खन्ना सेल के चेयरमैन उस वक्त थे, और गवर्नमेंट में उसमें प्रणब मुखर्जी जो है स्टील मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। कुछ पॉलिसी में डिसीजंस में उनका मन नहीं लगा, उनको उस समय एक पद और ऊपर दिया, इंडस्ट्री सेक्रेटरी, बट ही रिजाइंड। इस तरह का उस समय आदमी रहा करता था, क्या एलिवेट हो रहा है, लेकिन नहीं, ही रिजाइंड। और मैंने बड़ी कोशिश करके अपने यहाँ ले आया, मतलब सेल के चेयरमैन को अपना चेयरमैन बना के मैं उनका डिप्टी बन गया, बट आई ब्रॉट हिम। उसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि उनको कॉन्फिडेंस था स्टील प्लांट चलाने का। उनके टाइम में उसी समय 1 मिलियन टन सीमेंट पहले नहीं हुआ करता था, पहले छोटे प्लांट होते थे। उसी समय 1 मिलियन के चले थे, तो हमने कहा, दोनों ने बैठ के कहा क्यों नहीं हम 1 मिलियन लगाएं। उनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया, और चाहे उसे डेस्टिनी मानिए, चाहे मुझे विश्वास मानिए, लेकिन उस 1.5 साल में उन्होंने देखा कि जयप्रकाश के पास पैसे नहीं है, इच्छा है, तो लेटर ऑफ इंटेंट वो समझते ला नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर ओके करता था। yes. हर आदमी वैसे नहीं, टेंडर नहीं, वो हमको मिल गया लेटर ऑफ इंटेंट, लगे रहे। सीमेंट की बात शुरू हुई तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा भाई मीटिंग बुलाओ, सब बुलाया। बोले जयप्रकाश मैंने देख लिया 1.5 साल में तुम पे पैसे तो हैं नहीं, न मुझे मालूम था तुम LOI ले आओगे, लेकिन LOI को अलमारी में रख दो।
मैंने कहा साहब हम तो जो टेंडर डालने जाते हैं हम पे तो अर्नेस्ट मनी होती है बस, हम पे तो कुछ होता नहीं, हाँ हम तो अर्नेस्ट मनी से ही टेंडर डालते हैं और बाद में हो जाता है। बोले नहीं जयप्रकाश डोंट बी इमोशनल। दूसरा आदमी, मैंने नहीं साहब अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, लेट मी कंप्लीट देन इट कैन गो, आस्क फ्रॉम सेकंड मैन। मैंने कहा देखिए साहब पैसा इकट्ठा करते करते मैं मरना पसंद करूँगा बजाय इसके कि इसको अलमारी में बंद किया जाए। नाउ आस्क फ्रॉम समबडी एल्स। एवरीबॉडी सेड वी आर विद भाई साहब, वी आर विद भाई साहब, एवरीबॉडी। एक एस के जैन हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा देखिए आप ठीक कह रहे हैं, वाकई में पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा होता आया है कि जयप्रकाश जी जिस चीज़ को ठान लेते हैं वो हो जानी चाहिए। और साहब उन्होंने मान गए। और कुछ ऐसा होगा, उस समय हमारे 30 करोड़ निकलते थे इराक में, जिसका कोई उम्मीद नहीं थी मिलने की, क्योंकि वार शुरू हो चुकी थी उनमें। तो मुझसे कहा गया कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अपनी बात रखिए। तो वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी बैठे हुए थे, ये शीला दीक्षित के हस्बैंड जो बाद में हार्ट अटैक से मर गए, एक मिस्टर बेनर वो थे बैजल, एडिशनल सेक्रेटरी। तो मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया तो जनरल सेक्रेटरी को पता नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी को लगा क्या बोल रहे हैं, जयप्रकाश जी भी रहने दीजिए। मैं चुप हो गया। बाद में उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी कहा जयप्रकाश व्हाट यू वांट टू से। मैं साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे 30 करोड़ वहाँ हैं, 3000 लेबर हम ले गए वहाँ, लौट के आ रहे हैं, अगर हमने कुछ यहाँ नहीं लगाया तो फिर लेबर को तो नहीं मिलेगा कुछ, तो फ़ायदा क्या हुआ, रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो वहीं की वहीं रहेंगे। बोले यू हैव ए पॉइंट। और अल्टीमेटली 50% उन्होंने दिया, 15 करोड़ वो आए और 10 करोड़ ब्रिजिंग लोन मिल गया और आपका सीमेंट प्लांट पहला बन गया। वेरी गुड। तो आपने देखा पहला देश का 1 मिलियन टन का प्लांट जयप्रकाश जी ने किस प्रकार से लगाया। तो इसको आप डेस्टिनी कहेंगे या उनकी मेहनत कहेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगा कि आपके जो भी प्रश्न हों जेपी गौड़ साहब के साथ पास, तो उनसे प्रश्नों को पूछिए, वो उनका उत्तर देंगे, आपको मज़ा आएगा। सर एक्चुअली बहुत बार हम देखते हैं कि एक इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन एट द टाइम जब बात आती है किसी चीज़ को हासिल करने की, तो कोई और इंसान आके वो चीज़ उसके सामने से ले जाता है और फिर हम कहते हैं ये उसकी डेस्टिनी में था शायद। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हो, बहुत हार्ड वर्क की हो और आपको वो प्रोजेक्ट ना मिला हो और आपको लगा हो नहीं मेरा प्रोजेक्ट बेस्ट है, बट स्टिल किसी और की डेस्टिनी की वजह से वो उसको चीज़ मिल गई है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 2003 से जो मेरी पिटाई हुई है उसकी कोई हद नहीं लेकिन मैं इसको मानता नहीं हूँ। बस यही मेरी वो है पॉजिटिव वाइब्स की, कि मैं उस हार को हार नहीं मानता। मैं मानता हूँ इसके पीछे इसके आने वाला समय और अच्छा होगा, क्यों वो जो स्ट्रगल है, अगर स्ट्रगल को आप इस रूप में लें कि ये हमको एजुकेट कर रहा है, ये हमको और एक्सपीरियंस दे रहा है, ये पॉजिटिव वाइब है। नेगेटिव वाइब ये मर गए, बर्बाद हो गए, अब नहीं बढ़ पाएंगे। तो ईश्वर ने मुझे वो एक पॉजिटिव वाइब दी है कि मैं उस पॉजिटिव वाइब के सहारे इन परेशानियों को परेशानी नहीं मानता हूँ, इनको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर कहते हैं कि जिस पेड़ पे सबसे ज़्यादा फल होते हैं उस पे सबसे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं, तो ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी आई होगी व्हेन यू हैव अचीव समथिंग रियली ग्रेट एंड एक्चुअली यू हैव अचीव्ड। सो हाउ डिड यू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करता हूँ, इसलिए जो हो रहा है ये होना चाहिए, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पत्थर पड़ रहे हैं तो पत्थर रिसीव करने चाहिए। जैसे सोक्रेटिस का आपने सुना, सोक्रेटिस जो फिलोसोफर थे, वो जनरली बाहर बहुत टाइम बिताते थे, घर में बहुत कम रहते थे। हमेशा वायदा कर जाते थे मैं आऊँगा, लेकिन बाहर इतने एडमायरर्स होते थे सब। उन्होंने बाद में जहर पिया है, उनको जहर पिलवाया गया कि जहर पियो, और उन्होंने सबके सामने जहर पिया। तो वो अंदर गए तो मिसेज ने फिर उनको बहुत डांटा, खूब गर्जी। तो सुबह उन्होंने कपड़े वपड़े धोए होंगे तो बाल्टी पानी की गंदी रखी हुई थी, उनको और गुस्सा आया तो उन्होंने पानी ही दे मारा सोक्रेटिस को। तो सोक्रेटिस हंस पड़े, बोले भाई जब बादल गरजेंगे तो बरसेंगे जरूर और ये कह के निकल गए। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर परेशानी आएगी तो अच्छाई भी तो होती है। तो अगर 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन भूखे रह गए तो कौन सी परेशानी है? माल भी तो जो मिलते हैं, दिवाली आती है तो खाया भी नहीं जाता। आपने अपने बारे में जो बताया है, मुझे लगता है कि आप विजनरी हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ सर, और मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा बताया कि उतना ही सोचो या उतना ही ड्रीम करो जितना चादर होता है।
बट मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ करना है ज़िंदगी में, जैसे बड़ा आदमी बनना है। आपने अपने एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर एक फीलिंग था कि ये सक्सेस होगा, उसके लिए आपकी प्रेरणा कहाँ से आती थी आपको? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले तो मैं बाद वाले क्वेश्चन का आपका जवाब देना चाहता हूँ, फिर मैं पहले शुरू करूँगा कि अगर आपको बहुत बड़ा बनना है तो हमारी छोटी सी कंपनी में आप आ जाइए। ये ले बहुत अच्छे, आप बड़े बन जाएंगे। आप जैसे आदमी की बड़ी ज़रूरत है हर जगह। जिसमें फायर हो बैली में, वो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अब और ज़रूरत है, ओपन ऑफर है। ओपन ऑफर है आपको। थैंक यू सर। चलिए, तो अभी गौर साहब, आप हमारे दर्शकों को, जो कि ज़्यादातर नौजवान हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, वो सब अपने घरों में बैठे हुए आपको देख रहे हैं, उनसे और यहाँ पे जो ऑडियंसेस में सब यूथ, युवक युवतियाँ हैं, इनको क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज ग्रुप में 80,000 आदमी काम कर रहे हैं और सक्सेस का मेन राज ये है कि हम जितने भी वर्कर्स हैं, लेबर का तो अलग खाना खुद बनाते हैं, लेकिन बाकी जो करीब 40,000 बच्चे हैं वर्कर, उनका हम अन्नपूर्णा खोले हुए हैं हर जगह। उसमें लंच, डिनर, टी सब मिलती है। तो उनके कम से कम 4 घंटे बच जाते हैं। अगर खुद खाना बनाए तो 4 घंटे, उस 4 घंटे में वो 3 घंटे ओवर टाइम कर लेते हैं, 3 घंटे में डबल हो जाता है, तो 6 घंटे का उनको पैसा मिल जाता है रोज़ाना। आज तक स्ट्राइक नहीं हुई कंपनी में, आज तक स्ट्राइक नहीं हुई किसी भी तरीके से। तो ये छोटी छोटी बातें, अगर मैं आपके शू में बैठ के देख लूँ तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी हमारे आपके बीच में। ईगो नहीं होनी चाहिए, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, समझे साहब। और ये जो चीज़ है, दिल से बोलना चाहिए, किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। जो आपका मंत्र है हमारा भारतीय, कि हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, अपने डिफेंस को बहुत मजबूत रखेंगे, डिफेंस को न दबाएंगे न दबाएंगे। वो हौसला हमेशा होना चाहिए। दूसरे आदमी को 100 दफ़े सोचना चाहिए कि हमारे बाउंड्री में आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप में वो हिम्मत और हौसला और काम करने की मेहनत होगी, जो कि इस 21st सेंचुरी में, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है, आज से 40 साल पहले जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो समझ में ये आ रहा था गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आज जब 65% आप यूथ हो गए तो ये शक्ति बन गई। लेकिन ये अगले 30 साल में ये और बढ़ जाएगी, और इसके लिए हम जॉब नहीं दे पाएंगे और इतनी बिजनेस में आप नहीं लग पाएंगे, तो ये फोर्स जो है ये घातक भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये आपको बचाना है, जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, हमने तो 20th सेंचुरी के हम आदमी हैं, तो हमने तो निकाला है, जितनी कोशिश थी भरपाई की है। आपको ये करना है बैलेंसिंग, किस तरीके से जो आपके लीडर्स कह रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं, इतने ढंग से करिए कि इस जो असमानता है, जो इनजस्टिस है, वो कम से कम हो, और समाज को ठीक बना के रखिए। पहले घर को ठीक बनाइए, समाज को। गौर साहब, इसी के लिए ये शो है, DSC, डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को जो आज नौकरी मांगते हैं, उनको हम नौकरी देने वाला कैसे बनाएं, यही इस चीज़ का शो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो कैसा लगा गौड़ साहब की बातें सुनकर? तो एक बार फिर गौड़ साहब के लिए बहुत तालियां। कई बार हम लोग सोचते हैं, कुछ हमारे साथ जब गलत होता, कुछ भी गलत हुआ, किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, जिस चीज़ को आप डिज़र्व नहीं करते थे, उस तरह का आपको, मान लीजिए आपके प्रोफेसर ने या आपके किसी दोस्त ने आपसे दगा कर लिया, और आपके मन में बहुत बार आता है प्रश्न कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तो फिर आप मान लेते हैं कि यार हो सकता है ये मेरी तकदीर है। मैं नहीं मानता इस बात। हमने जो पढ़ा, हमें जो सिखाया गया, जो आज हम हैं, जिस स्थिति में आज हम हैं, वो हमारे पहले किए हुए कर्मों का फल है, जिसकी वजह से आज हम हैं। अब से जो हम करेंगे वो आपका भविष्य तय करेगा। हमको कुछ अच्छा दिखता है, हमें प्यारा लगता है,
तो हमारे बॉडी में एक जगह एनालिसिस होता है, वो उसके बारे में अलग सेंसेशन छोड़ता है। हमें सेंसेशन नहीं पता लगता, हमको लगता है हमें खुशी हुई क्योंकि मैं आज गौड़ साहब से मिल लिया, इसलिए खुशी हुई। वो खुशी इसलिए हुई कि गौड़ साहब से जब मिला तो उसने, मेरे माइंड ने एनालाइज किया, उसने कहा कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, सब कुछ जानते हैं, इनसे कुछ सीख सकता हूँ। तो वो सेंसेशन से मुझे खुशी मिली। तो समता बनाए रखना ही एक, मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ है जो आपको अपने विश्वास के नज़दीक ले जाएगी, आपको अपने मंजिल के नज़दीक ले जाएगी। कहीं फेलियर हो, इसीलिए मैंने कहा कि फेलियर हो तो भी हम डेस्टिनी को नाम दे देते हैं, और सक्सेस मिले तो भी हम कहते तकदीर अच्छी थी। लेकिन भूल जाते हैं कि हमने जो कर्म किए, और वो कर्म किए जब तक वो कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा, जो कुछ आपने किया है अपनी इस जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले से पिछले पता नहीं कितने जन्मों में जो किया है, वो जब तक अकाउंट बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आप इस चक्र में पड़े रहेंगे। ये कोई एक पर्टिकुलर बिलीफ या धर्म की बात नहीं है, ये एकदम एक्सपीरियंस करने की बात है। मैंने एक्सपीरियंस उसको किया है। तो एक कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा आपको, वैसे उदाहरण बड़े दे सकता हूँ। से मैंने पिछले भी एक कार्यक्रम में कहा कि हाइट ऑफ लेफ्टिस्ट मूवमेंट हिंदुस्तान में जब हुआ, लेट 1960s में, अर्ली 70s में, वेस्ट बंगाल में, भारत के ही एक उसमें हुआ, सारी फैक्ट्रियां वहाँ बंद हो गई। यूनियनिज्म इतना बढ़ा कि डिमांड्स इतनी बढ़ती चलेगी कि वो फैक्ट्री ओनर कुछ उसको पूरी नहीं कर सकता था, पूरी करता तो बंद हो जाएगा, लॉस में हो जाएगा। तो वहाँ से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। सूरत आज जो गुजरात में है, केवल वो देन है कलकत्ता में हड़ताल होने का, और वो जगह बन गई। तो लेकिन एक संस्थान ऐसा था, बिरला समूह, जिनकी बहुत सी फैक्ट्रियां वहाँ थी, उनमें किसी में एक में भी हड़ताल नहीं हुई। क्या कारण? अब मैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आप कहेंगे तो भगवान ने बचा लिया उनको, लेकिन नहीं। उनके हर फैक्ट्री में, जहाँ फैक्ट्री डालते हैं वो मंदिर पहले बनाते हैं, और मंदिर बनाने के बाद जब फैक्ट्री चालू हो गई, अपने कार्यकर्ताओं को, कर्मचारी को क्या कहते हैं कि भैया जिस चीज़ के लिए मैं तुझे काम दिया है, तनख्वाह दे रहा हूँ, उसकी वजह से मैं तेरा मालिक, तू मेरा नौकर, और इस पर तू शुक्रगुजार मान कि मैंने तुझे नौकरी दे दिया, मैंने तुझे आजीविका दे दी। लेकिन यदि इससे ऊपर चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, तो मैंने भगवान को यहीं बिठा दिया है तेरे फैक्ट्री के अंदर, उसके पास चले जाना, उससे मांग लेना, वो दे देगा। और वाकई ऐसा होता है। हम लोग, आप और हम देखिए ना, जब हमें कोई मुसीबत आती है, बहुत बड़ी मुसीबत आई, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, रात को ये होता है कि क्या करूँगा मैं कल सुबह उठ के, कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, तो कहते हैं हे भगवान क्या करूँ। कोई मंदिर में चला जाता है कि मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, कोई अपना मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जो बात मानता है, वहाँ जा कर के अपनी समस्या, फूल पत्ती जो भी है वो लेके जाके उनको दे देता है। मन में एक प्रकार का विश्वास पैदा हो जाता है कि ये मेरा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है सारी जिंदगी, कई जन्मों से पढ़ा है कि भगवान है, वही सबका ये करता है। रामायण भी देखी, गीता भी सुनी, ये भी सुना, जितनी भी बात करते हैं, तो वो बात मन में कूट कूट के भरी हुई है कि है, और उसको मैंने अपनी समस्या दे दी। पुजारी जी भी वहाँ थे, सब थे, तो ये काम मेरा हो ही जाएगा पूरा। वो आपका जो विश्वास उस समय जगता है, उस विश्वास को जब घर आके लौट के आप आते हैं, और वो प्रसाद अपनी बीवी को, अपने बच्ची को, अपने बेटे को, आसपास वाले को देते हैं, तो ये आप ये कहते हैं सबको कि मैं ये कराया, आज बेटिया की शादी हो जाएगी, बेटे की नौकरी लग जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि योर बिलीफ इन योर सेल्फ, आपका अपना विश्वास आपके काम पर, आपका अपना विश्वास आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपका अपना विश्वास फाइनली आपके अपने ऊपर कि मैं कामयाब हूँगा। जैसे गौड़ साहब ने बताया कि जब उनको
वो चीफ इंजीनियर साहब छोड़ के जाने लगे कि भाई बिना पैसे के तो पावर प्लांट कहाँ से लगाओगे, और वो भी 1 मिलियन टन का, किसी ने लगाया नहीं, तो भी उनको अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं मैं ये कर लूँगा। वो विश्वास हो अगर आपको अपने पर, तो वही डेस्टिनी है। और अगर यूं कहें कि डेस्टिनी इज योर डेस्टिनेशन, और अल्टीमेटली I would say the destiny as a concept, destiny is your belief. Thank you very much. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।